वो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। बिम्बिसार बिम्बिसार ने ही हर्यक वंश का स्थापना किया था और बिम्बिसार ने ही मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। हमारे देश में पहले जो होता था महाजनपद होते थे, तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। मगध साम्राज्य का जो स्थापना किया मगध में, ये किया था किसने? बिम्बिसार ने किया था। कौन किया था? बिम्बिसार। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। बिम्बिसार, ये बिम्बिसार थे। बिम्बिसार। तो हर्यक वंश का स्थापना या संस्थापक कौन किया था बिम्बिसार। यानी हर्यक वंश का स्थापना किया था बिम्बिसार ने। मगध साम्राज्य के सर्वप्रथम स्थापना किसने किया था? तो मगध साम्राज्य के सर्वप्रथम स्थापना किया था, ये भी बिम्बिसार ने किया था। बिम्बिसार ने। तो मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापना किया था बिम्बिसार ने। कौशल देवी, चेलना और खेमा किसकी पत्नी थी? तो कौशल देवी, चेलना और खेमा ये सभी किसकी पत्नी थी? बिम्बिसार का ही पत्नी था। किसका था ये? पत्नी किसकी थी? बिम्बिसार का। क्या लिखेंगे? ये बिम्बिसार का पत्नी थी। कौन? कौशल देवी और फिर चेलना और इसके बाद था खेमा। ये तीनों पत्नी किसकी थी? किसकी थी? तो बिम्बिसार की पत्नी थी। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु पुत्र था बिम्बिसार का। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु था और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। जब राज लेने का बारी आता है तो अजातशत्रु ने हर्यक वंश का जो संस्थापक रहता है बिम्बिसार, यानी अपने पिता को क्या करता है? हत्या कर देता है। हत्या करके इसका गद्दी पर आसीन हो जाते। कौन? बिम्बिसार। सेम उसी प्रकार बिम्बिसार का भी हत्या जो करता है कौन? उदयन करता है। उदयन बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु ने बिम्बिसार का हत्या करता और अजातशत्रु का हत्या करता उसका पुत्र उदयन ने। ये करता मतलब बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो बिम्बिसार का हत्या किया अजातशत्रु ने और उदयन ने फिर अजातशत्रु का हत्या कर दिया। इस तरह से हुआ था। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यहाँ लिखेंगे ये पुत्र था किसका? बिम्बिसार का। किसका था ये? बिम्बिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र था। बिम्बिसार का पुत्र था। फिर प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो बौद्ध संगीत 4 गो हुआ था। 4 बौद्ध संगीत 4 अलग अलग राजा के शासनकाल में हुआ था। पहला हुआ था हमारा बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। ऐसे याद रखेंगे ओ को। तो ओ से होता है हमारा अजातशत्रु और को से होता है कालाशोक, फिर होता है ओ को ओ, फिर ओ से था अशोक के काल में तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। और इसके बाद ओ को तो फिर एक हुआ था लास्ट में कनिष्ठ। मतलब पहला बौद्ध संगीत हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और दूसरा हुआ था फिर कालाशोक और तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो हुआ था ये हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं ओ को। तो ओ से हो गया अजातशत्रु पहला बौद्ध संगीत और को से हो गया कालाशोक दूसरा बौद्ध संगीत और फिर ओ से अशोक हो गया तीसरा बौद्ध संगीत और फिर को से हो गया फिर चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था वो हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। इस तरह से तो यहाँ पे लिखा गया है प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था ये अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत। इसके बाद उदयन किसका पुत्र था? उदयन जो था अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र का नगर का जो स्थापना किया था वो किया था उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था और अपना राजधानी जो बनाया था मगध साम्राज्य का उदयन ने पाटलिपुत्र ही रखा था। राजगीर से हटा के ये पाटलिपुत्र लाया था, पटना लाया था।
और ये जो स्थापना किया था उदयन ने 3 नदी के संगम पर किया था। एक था सोन, दूसरा था एक गंगा, और तीसरा जो था पुनपुन नदी या तो गंडक बोलते हैं। तो ये तीनों नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किए थे? उदयन ने किए थे। तो पूरा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? ये किया था कौन? उदयन ने। उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुआ था? ये जो हुआ था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ये हुआ था सोन, और एक था गंगा, और फिर पुनपुन नदी थी। और कौन था? और था पुनपुन। और पुनपुन एक नदी था, पुनपुन। ये पुनपुन नदी, और इसके बाद सोन नदी और गंगा नदी। इसको गंडक भी बोला जाता है, तो ये गंडक नदी भी बोल सकते हैं। गंडक नदी के संगम पर हुआ था कौन? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। हर्यक वंश का अंतिम और कमजोर शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम और कमजोर शासक था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। यहाँ पे लिख देंगे, इसका शिशुनाग था। शिशुनाग हर्यक वंश का अंतिम और कमजोर शासक था शिशुनाग। कहते हैं शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया था शिशुनाग ने। यहीं से निकल जाता है, शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया था। कौन किया था? तो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो शिशुनाग ने अपना राजधानी जो बनाया था ना, ये वैशाली बना था। बाद में इसका पुत्र आता है कालाशोक, और कालाशोक ने इसका राजधानी कहाँ? वैशाली से हटाकर फिर पटना ला लेता है, पाटलिपुत्र ला लेता है। तो शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो वैशाली बनाया था। वैशाली कहाँ बनाया था? वैशाली बनाया था। अपना राजधानी वैशाली बनाया था। कौन? शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली बनाया था। अब कहते कालाशोक किसका पुत्र था? तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग का पुत्र था। किसका था? शिशुनाग का। कालाशोक किसका था? शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग का पुत्र था। किसका था? शिशुनाग का। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीत जो हुआ था, अभी बता दिए गए कि दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था हमारा किसके? कालाशोक के शासन काल में। किसका? कालाशोक के शासन काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। कालाशोक लिखेंगे, कालाशोक था, इसी के शासन काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। कालाशोक शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग का जो था राजा, शिशुनाग शासक, उसका ये पुत्र था कालाशोक। नंद वंश का स्थापना किसने किया? तो नंद वंश का स्थापना जो किया था, नंद वंश का स्थापना ये महापद्म नंद ने किया था। कौन किया था? महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था किसका स्थापना? मौर्य साम्राज्य का स्थापना। कौन साम्राज्य का? तो मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। इसी दौरान इसने क्या किया था? एक यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, उससे युद्ध किया था। इस युद्ध में उसको परास्त किया था। कौन? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसकी पुत्री थी वह हेलेना थी पुत्री उसकी। और हेलेना से इन्होंने क्या किया था? इससे दोस्ती किया सेल्यूकस से, मतलब युद्ध में परास्त किया, और इससे मित्रता करके हेलेना नामक पुत्री से उससे क्या करता है? विवाह कर लेता है। क्या क्वेश्चन है? सेल्यूकस निकेटर को किस शासक ने परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका क्या था? सेल्यूकस निकेटर को किस शासक ने परास्त किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस कहाँ का शासक था? तो ये शासक यूनान देश का था। यूनानी शासक था। कहाँ का था? यूनानी शासक था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। हेलेना किसकी पुत्री थी? हेलेना जो था सेल्यूकस की पुत्री थी।
सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना का विवाह किसके साथ हुआ था? इससे जो मित्रता क्या, दोस्ती किया था सेल्यूकस के साथ, तो दोस्ती करने के बाद इसकी पुत्री जो था हेलेना, इससे विवाह किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे विवाह किया था। किससे? हेलेना से। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु था इसका भद्रबाहु, और भद्रबाहु था। इसी से दीक्षा लेने के बाद मैसूर में ना 298 ईस्वी में इसका निधन भी हो जाता। उपवास के दौरान अपना प्राण को त्यागता, उपवास के समय में। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दीक्षा गुरु कौन था? तो दीक्षा गुरु था भद्रबाहु। इसी से बौद्ध धर्म के बारे में बौद्ध धर्म के बारे में दीक्षा लिया था, दीक्षा। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? इसका हुआ था 298 ईस्वी में, मैसूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर में। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार जो था ये किसका पुत्र था? बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अमित्रघात किस शासक को कहा जाता है? तो अमित्रघात या फिर इसको कहा जाता है, अमित्रघात या फिर कहा जाता है इसको शत्रु संहारी। इस शत्रुओं पर जब युद्ध में जाता था तो बहुत मतलब ज़्यादा मारकाट उसके साथ करते थे और बहुत ज़्यादा उस पर मतलब आक्रमण करते थे। इस कारण से इसको कहा जाता था शत्रुओं की संहारी, या फिर कहा जाता था अमित्रघात। तो इसको किसको कहा जाता है? तो बिंदुसार को। किसको कहते हैं? बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को। अमित्रघात किस शासक को कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फौज डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य। विजय प्राप्त करने का कार्य। अगला क्वेश्चन है, फौज डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो फौज डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम क्या था? अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु। ऐसा कौन करने वाला शासक था? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने फौज डालकर शासन करने वाला कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? अजातशत्रु। जीवक वेद किस वंश के काल का था? जीवक वेद किस वंश के काल का था? तो जीवक वेद ये था किस काल का? ये था मौर्य काल का। किस काल का था? मौर्य काल का। जीवक वेद किस काल का था? तो मौर्य काल का। मौर्य काल का था। किस काल का था ये? जीवक वेद मौर्य काल का था। और फिर है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई थी? तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। किसने? तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का जो मरम्मत कराया था ना, ये कराया था रुद्रदमन ने। किसने किया था? रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने किया था। सुदर्शन झील का जो बना था टूटा फूटा भाग को मरम्मत करके उसको फिर से तैयार किया था। किसने? अपने खर्चा से रुद्रदमन ने किया था। इंदिका की रचना किसने किया था? तो इंदिका की रचना किया था ये मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। ये मेगास्थनीज जो था यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज ने किया था इंदिका नामक पुस्तक का रचना। मेगास्थनीज ने किया था इंदिका नामक पुस्तक की रचना। मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज ने।
पर्याग प्राशद की रचना किसने की थी? पर्याग प्राशद की रचना क्या किया था? वाण्यभट्ट ने। किसने किया था? वाण्यभट्ट ने। वाण्यभट्ट ने। और इसके बाद इसको लिख सकते हैं, पर्याग प्राशद की रचना किया था वाण्यभट्ट। वाण्यभट्ट ने किया था। वाण्यभट्ट ने। पर्याग प्राशद की रचना किसने किया था? वाण्यभट्ट ने। गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो गुप्तों के काल में चीनी यात्री आया था फहियान। कौन आया था? फहियान। फहियान चीनी यात्री भारत आए थे गुप्तों के शासन काल में। कौन? फहियान चीनी यात्री भारत आए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे फहियान था। कौन था? फहियान। फहियान। फहियान चीनी यात्री भारत आया था। अशोक किस वंश का शासक था? यह मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का शासक था। इसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे ना, ये अर्थशास्त्र का लेखक था कोतिल। कोतिल। इसको चाणक्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाणक्य। कोतिल को चाणक्य भी बोला जाता है। कोतिल को चाणक्य। कौटिल्य था। कौन था? कोतिल। यहाँ पे हर्यक वंश जीव वेद किस वंश के शासक था? तो ये था हर्यक वंश के शासक। हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। इसके बाद मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत आया था इस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत। किसके कारण आया था? तो ये आया था सेल्यूकस निकेटर जो था ना, सेल्यूकस निकेटर, उसके राजदूत बनकर ये आया था। यहाँ क्या? इसके दरबार में। अब समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो मिलती है ना, ये पर्याग प्राशद से मिलते हैं। किससे? पर्याग प्राशद से मिलती है। समुद्रगुप्त की जानकारी पर्याग प्राशद से मिलती है। पर्याग प्राशद से मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? इसका ये रचनाकार जो है ना, इसका कालिदास है। कौन है? कालिदास। इसके अलावा इसने कुमार शंभू, इसका मेघदूत, ये सब भी लिखा है। तो कालिदास है इसका रचनाकार। कौन है? कालिदास। कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम का रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। कालिदास। अशोक का पिता कौन था? तो अशोक का पिता जो था ना, ये बिंदुसार था। बिंदुसार था। अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। किस शासक को विजय प्रियदर्शी कहा जाता है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा जाता है। क्योंकि अशोक जब राजा बना था, शासक बना था ना, तो ये अपने राजपाट के मतलब विकास के लिए कई ऐसे कार्य किए थे, जैसे कुआं, बाग बगीचा, सराय आदि का निर्माण किया था। नलकूप, ये सब का जल वगैरह का आदि का मतलब सड़क के किनारे पे वृक्ष वगैरह भी लगा दिया था। तो ये सब काम किए थे इसने, इसलिए इसको प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है। मौर्य काल के टकसाल का अध्यक्ष कौन था? तो लक्ष्मणा अध्यक्ष था। लक्ष्मणा अध्यक्ष था। लक्ष्मण अध्यक्ष था। धम्म पात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म या धर्म का जो नियुक्त किया था, ये अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने नियुक्त किया था। या लिख सकते हम लोग क्या इसको? अशोक था। अशोक ने इसको नियुक्त किया था। कौन सा? अशोक ने। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकर ने। किसने किया था? राष्ट्रकर राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। यह एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो राष्ट्रकर राजवंश था। 16 महाजनपदों में कौन सा बड़ा महाजनपद था? तो 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद सबसे बड़ा और शक्तिशाली भी था। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न 9 कवि रहते थे इसके दरबार में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है? यह क्या होता? किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है? तो किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघलता है? तो अशोक का हृदय पिघलता है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय जो होता है ना पिघल जाता है, अशोक का हृदय पिघल जाता है। तो यहाँ होगा किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है, पिघल जाता है। तो किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है? तो अशोक का हृदय जो पिघलता है ना, ये पिघलता अशोक का हृदय कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है। कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध, जिसमें बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं, मतलब बहुत सैनिक मारे जाते हैं, जिसके कारण ये युद्ध देख करके इसका कठोर हृदय पिघल जाता है। और पिघलने के बाद इसने क्या करता है? बौद्ध भिक्षु बन जाता है, यानी सारा धन संपत्ति दान करके ये क्या बन जाता है? एक बौद्ध धर्म का भिक्षुक बन जाता है, इसके बाद यहाँ पे शुंग वंश होगा। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था शुंग वंश का स्थापना। इसके बाद यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन को कहा जाता है यूरोप का समुद्रगुप्त। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पद था 16। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की संख्या 16 थी। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो महाजन पदों की संख्या 16 थी। कितना था? 16 महाजन पद था, 16 महाजन पद थे।